तो उसी क्लीवेज स्टेप के बाद हमारा स्टेप स्टार्ट होता है गैस्ट्रुलेशन। जैसे ही क्लीवेज एंड कर रहा होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रहा होता है। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो है एक्चुअली क्लीवेज के बाद एक मैकेनिज्म शुरू होता है मॉर्फोजेनेसिस। मैंने आपको समझाया था कि जब क्लीवेज हो रहा होता है तो क्लीवेज के दौरान किसी भी तरह के सेल में ग्रोथ नहीं होता है। सेल के नंबर डिवाइड होते हैं, मतलब सेल का नंबर तो बढ़ता है बढ़ता है, बट सेल का ग्रोथ किसी भी तरह का उसमें नहीं होता है। तो जैसे ही क्लीवेज खत्म होता है हमारा सेलुलर ग्रोथ स्टार्ट होता है, उसको बोला जाता है मॉर्फोजेनेसिस। और मॉर्फोजेनेसिस कहने का मतलब बिगिनिंग ऑफ शेप। जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है अब वो शेप लेना शुरू करता है। हर दिन उसके शेप में हम लोग परिवर्तन देख सकते हैं और उसी स्टेप को बोला जाता है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, दैट इज गैस्ट्रुलेशन एंड द ऑर्गेनोजेनेसिस। गैस्ट्रुलेशन को हम लोग अभी समझेंगे और जैसे ही गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि नाउ एम्ब्रियो से अब वो फीटस में कन्वर्ट करेगा और फीटस में फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसके फंक्शनल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। Now, we will try to understand the process of gastrulation, then what is gastrulation and what are the steps hidden inside the gastrulation process. As I have already told you, the gastrulation process is a comparatively complex process than other process. और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ही मेन प्रोसेस है। अगर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारे अंदर जो बहुत सारे सवाल जवाब हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो जो है हमारा क्यूरी जो है वो, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो गैस्ट्रुलेशन के पहले हमने बताया था कि जो ब्लास्टुला जो सेल का फॉर्मेशन होता है, एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो हमारे ब्लास्टुला सेल से छोटे-छोटे सेल्स में कन्वर्ट करते हैं ब्लास्टोमियर्स, और फिर उसमें एक फ्लूइड कैविटी का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोगों ने बोला था कि ब्लास्टोसिल। ये सब आपको याद होगा, नहीं भी अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो आप लोग मेरे पीछे क्लास की रिवाइज करके तो दोबारा सुन करके उसको याद कर सकते हैं। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, आपको इस प्रोसेस को बहुत ईज़िली समझने के लिए आपको थोड़ा देर के लिए इमेजिन करना होगा कि आप अपने हाथ में एक कॉस्को का बॉल रखिए, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ में कॉस्को का बॉल है। अगर आप उसको दबाते हैं तो वो बॉल दबता नहीं है, कहीं से भी दबेगा बॉल, हल्का-सा पुश होगा मगर वापस से अपने शेप में वो आ जाएगा। मगर हम उस कॉस्को बॉल को कहीं से भी एक जगह से अगर हम उसमें ब्लेड लगा दें, तो अगर एक जगह से उस कॉस्को बॉल में अगर हम ब्लेड लगा देंगे, के कारण से क्या होगा, अब आप अगर बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ अगर दबाइएगा, तो वो बीच से फ़ोल्ड होना शुरू होगा। होगा या नहीं होगा? आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? अगर कॉस्को बॉल को बीच से काट देंगे थोड़ा-सा और अब दबाना शुरू करें, तो बॉल दबेगा और दबने के दौरान क्या हो सकता है कि जो दोनों लेयर जो कट गए हैं, अब वो अंदर की तरफ अगर आप उसको फ़ोर्स कीजिएगा, तो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू करेगा। अंदर की तरफ जो ऊपर का जो लेयर है, वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू करेगा। अब जो हॉलो बॉल जो है हमारा एक लेयर का है, मगर एक बार जब उसमें कटिंग आ जाएगा तो अब वो जब उसको अंदर की तरफ उसको इन्वोल्यूशन बोला जाता है, जब अंदर की तरफ वो एंटर करना शुरू करेगा और अंदर की तरफ जाएगा तो 2 लेयर का फॉर्मेशन करेगा। आप आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसी तरह का प्रोसेस हमारा गैस्ट्रुलेशन के अंदर भी होता है। गैस्ट्रुलेशन में क्या है कि एक जगह से आपको एक आगे हम डायग्राम में हम दिखाएँगे, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, वहाँ से एक कटिंग होता है और वो धीरे-धीरे ऊपर का जो सेल है अंदर की तरफ मूव करना शुरू करता है और 2 लेयर और 3 लेयर्स में वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है साइंटिफिक में ड्रामेटिक रीऑर्गेनाइजेशन। एक बॉल है हॉलो, उसको कितना अच्छा टर्म दिया गया, ड्रामेटिक रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब ड्रामा है। एक ड्रामेटिकली तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है एक बॉल को। एक बॉल कहीं से कटता है, फिर उस एक लेयर से 2 लेयर, 2 लेयर से 3 लेयर में कन्वर्ट कर जाता है। तो कुछ-कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जिसका जो लेयरिंग है उसी फर्टिलाइज्ड एग का, वो 2 लेयर में कन्वर्ट करता है, तो उसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्ट। उसको एक्टोडर्म या एंडोडर्म लेयर में कन्वर्ट कर जाता है।
और किसी-किसी वर्टिब्रेट्स में हम लोगों में जो एनिमल्स हैं और सिमेट्रिकल बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स जो है उसमें 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर जाता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एज़ वेल एज़ द मेसोडर्म। तो जो 2 लेयर का बनाता है उसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक और जो 3 लेयर्स के एनिमल होते हैं उसको बोला जाता है ट्रिप। अब इस डायग्राम्स को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। मैं यही आपको ये मैं दिखा रहा था, ये सरफेस व्यू पे जो ये दिया हुआ है, यही हमारा फर्टिलाइज्ड एग, उसका क्रॉस सेक्शन देखिए। ये हमारा जो है क्लीवेज के अंत पर जो हमारा ब्लास्टुला सेल्स है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से कवर्ड रहता है। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से कवर्ड रहता है और वही ब्लास्टुला स्टेज है। वो देखिए एक जगह से वो फोल्ड होना शुरू होता है। इस किनारा को आप देख रहे हो, मेरे माउस के कर्सर को आप देखिएगा। एक जगह से किसी इसको डोर्सल साइड से बोला जाता है। यहाँ से वो मुड़ना वो शुरू हो जाता है और मुड़ते-मुड़ते एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, उसको बोला जाता है आर्केन्टेरॉन। और आर्केन्टेरॉन की ओपनिंग, आर्केन्टेरॉन आगे जो है एक ब्लाइंड एंड की तरफ मूव करके जाता है। इसका आगे का जो एंड है, वो आगे जाकर के खुलेगा, मगर इसका जो पहला एंड है, जहाँ से वो आर्केन्टेरॉन का फॉर्मेशन इनिशिएशन हुआ था, उसको बुलाया जाता है ब्लास्टोपोर। किसी-किसी एनिमल में यही ब्लास्टोपोर, ध्यान से सुनिएगा, किसी-किसी एनिमल में यही ब्लास्टोपोर मुँह का, माउथ का भी संरचना करता है और किसी-किसी एनिमल में यही ब्लास्टोपोर एनस का संरचना करता है। मतलब ब्लास्टोपोर एक ऐसा जंक्शन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, इधर ये माउथ में भी कन्वर्ट कर जाता है किसी-किसी एनिमल में और किसी-किसी एनिमल में एनस में कन्वर्ट कर जाता है। दिस इज़ द जंक्शन और दिस इज़ नोन एज़ ब्लास्टोपोर। और आगे जब यही ब्लास्टोपोर कंटीन्यूड स्ट्रक्चर बनाता है, तो आर्केन्टेरॉन इसको जो डक्ट है आर्केन्टेरॉन बोला जाता है और ये वही डक्ट है जो हमारा माउथ से एनस तक का जो कंटीन्यूअस जो डक्ट है उसका फॉर्मेशन करता है, वही हमारा ये आर्केन्टेरॉन का। ये देखिए तो आर्केन्टेरॉन जो है फाइनली जो फर्टिलाइज एग का जो दूसरा सरफेस है उसके तक पहुंच जाता है और 2 भाग में ये कन्वर्ट कर जाता है। बीच में ये देखिए एक रास्ता बन जाता है, उसको बोला जाता है गट। ये वही गट है जो हमारे गर्दन का जो लोग बोलते हैं गट है, प्रिमिटिव गट ऑफ एम्ब्रियो। और इसी स्टेज जब ऐसा स्टेज आ जाता है, उसी को बोला जाता है गैस्ट्रुला। अभी आप बताइए कि अभी अब जो एम्ब्रियो है, वो कितना दिन का है? कैन यू से आपको याद है? ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद, 7वाँ या 8वाँ दिन के बाद। अब देखिए, अब इसी प्रोसेस को हम लोगों को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में उसको हम लोग देखना है। हाइड्रा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, हाइड्रा। उसमें भी देखिए ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ देखिए कलर वाइज इसमें देखा गया है कि ये जो बाहर से है, ये जो है हमारा वही एक प्राइमरी लेयर ऑफ सेल्स है और फाइनली यहीं से ब्लास्टोपोर और आर्केन्टेरॉन का फॉर्मेशन शुरू होता है। देखिए यहाँ से आर्केन्टेरॉन का फॉर्मेशन शुरू हुआ और यहाँ आर्केन्टेरॉन जो है आगे लॉन्गिट्यूडिनली बढ़ते चला गया और इसी पर्टिकुलर जंक्शन को हम लोग बोल रहे थे ब्लास्टोपोर। और हाइड्रा के केस में ये जो ब्लास्टोपोर है, ये ओपन एंड बनाता है यहाँ पर आपको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के थ्रू वो खाना वाना खाने का काम करता है हाइड्रा। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में हम लोग चलते हैं प्लैनेरिया में। प्लैनेरिया में क्या है कि उसी तरह से आपको यहाँ पर जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, ब्लू या आपको ये मेसोडर्म और इंडोडर्म, मतलब एक बाहर का लेयर, अंदर का लेयर और बीच का लेयर। देखिए हर लेयर आप आगे की स्लाइड्स में हम दिखाएंगे कि ह्यूमंस में किस तरह से हर लेयर्स अलग-अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। इस वर्म्स के केस में देखिए, जो ब्लास्टोपोर जंक्शन है वो माउथ का फॉर्मेशन करता है। आगे हम आपको इसी में देखेंगे कि जो मेंढक, फ्रॉग, ब्लास्टोपोर जो है फ्रॉग के केस में एनस का फॉर्मेशन करता है। देखिए वर्म्स के केस में ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन कर रहा है और फ्रॉग के केस में यही ब्लास्टोपोर एनस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक का। सी अर्चिन भी एनिमल है ट्रिप्लोब्लास्टिक में और आप फ्रॉग को भी ले सकते हैं और मैमल्स को भी ले सकते हैं और वर्टिब्रेट से जो सारा उसमें उस केस में क्या होता है हम आपको बता चुके हैं कि जो ब्लास्टोपोर है हमारा वो एनस का फॉर्मेशन करता है जो कि माउथ के फॉर्मेशन वाला जगह से अपोजिट में होता है।
नेक्स्ट स्लाइड में अब ये देखना है फ्रॉग के केस में कैसे होता है। ये हम लोग देख रहे थे जनरल, अब हम लोग इसको देखेंगे कि फ्रॉग के केस में कैसे। फ्रॉग के केस में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका एनिमल पोल होता है और उसका वेजिटल पोल होता है। आप लोगों को याद है एनिमल पोल एंड द वेजिटल पोल। तो यही वो जंक्शन है जिसको हम बता रहे थे कि बॉल में कहीं से अगर एक जगह से कटिंग लग जाता है तो एक जगह बॉल से कटिंग जब लग जाएगा तो वहां से वो बॉल जो है इनवेजिनेट हो करके अंदर की तरफ इनवॉल्यूट होना शुरू हो जाता है। देखिए यही डोर्सल जो व्यू है उसको बुलाया था डोर्सल लिप और ब्लास्टोपोर। यहीं से एक ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है और यहीं से कटिंग होने के बाद जो अपर लेयर का जो सेल है ऊपर से एनिमल पोल से जाकर ऊपर का जो सेल है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू करता है। यहाँ जो डायग्राम ये जो एरो दिखाया हुआ है इस तरह से करके यू शेप में ऐसे दे दिया है, इसका मतलब ऊपर से सेल आता है और फाइनली वो अंदर की तरफ मुड़ के चला जाता है इसी कटिंग से। धीरे-धीरे ये जो कटिंग है दोनों साइड से बढ़ता है, इधर से भी बढ़ता है और इधर से भी बढ़ता है। दोनों साइड से ये जो ब्लास्टोपोर का है जो कटिंग है वो बढ़ते चला जाता है और ऊपर का जो सेल है वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ आता है, बढ़ते चला जाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। और इस तरह से जब आगे का आप एक डायग्राम देखिएगा इसमें, तो देखिए वो 2 एक वही एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से फिर जब इंडोडर्म और मेसोडर्म अंदर की तरफ और ढकेलते चला जाता है, तो अंदर का जो ब्लास्टोसील स्पेस था, वो अंदर चूँकि इंडोडर्म और एक्टोडर्म, मेसोडर्म का इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है कि ब्लास्टोसील धीरे-धीरे क्या होता चला जाता है, खत्म होते चला जाता है। और इसके आधार पर यह जो मेसोडर्म और इंडोडर्म है, इवोल्यूट होके एक अनदर स्ट्रक्चर आर्केन्टेरॉन का फॉर्मेशन करता है, जो कि हम आपको पिछले स्लाइड में हम आपको बताए थे कि किस तरह से लेयर्स जो है इनवॉल्यूट हो करके अंदर की तरफ मुड़ते चला जाता है और 2 लेयर और 3 लेयर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। अब देखिए गैस्ट्रोला का स्टेज हम लोग का अभी चल रहा है और ये स्ट्रक्चर जो आर्केन्टेरॉन का है फाइनली लेट गैस्ट्रोला स्टेज में कन्वर्ट कर जाता है। ये स्ट्रक्चर आप हमेशा देखेंगे किसी भी एनिमल का जब ग्रोथ होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो ये स्ट्रक्चर आर्केन्टेरॉन का फॉर्मेशन उसमें ज़रूर होता है। तो देखिए, ब्लास्टोसील जो है धीरे-धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई भी अब उसमें खाली स्पेस नहीं बच जाता है। सिर्फ मेसोडर्म और इंडोडर्म और एक्टोडर्म और आर्केन्टेरॉन, यही सब उसमें अंदर में क्या कर जाता है, भर जाता है और एक कंप्लीट गैस्ट्रुला स्टेज का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रॉग। फ्रॉग के केस में जो ब्लास्टोपोर है, माउथ का अपोजिट एंड ऑफ द आर्केन्टेरॉन। आर्केन्टेरॉन का जो अपोजिट एंड है, जो ब्लास्टोपोर है, आर्केन्टेरॉन ये है, इसका अपोजिट एंड ये है। ये जो है आपको यहाँ पर माउथ का फॉर्म है। द फ्रॉग एनस डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से जो फ्रॉग का जो एनस है, वो फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, तो ये है वर्टिब्रेट्स के केस में कि एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और इंडोडर्म से इस तरह का ऑर्गन्स का फॉर्मेशन है। एक बात मोटा-मोटी ध्यान रखिएगा नॉर्मल केस में, एक्टोडर्म मतलब बाहर, मेसोडर्म मतलब बीच का, इंडोडर्म मतलब एकदम अंदर। तो हमारे ही शरीर में अगर आपसे कभी-कभी क्वेश्चन्स आता है कि हमारे शरीर में जो बोन है, हमारे पेट का अंदर का जो लाइनिंग है, वो हमारे एम्ब्रियोनिक के कौन से सेल से जर्मिनेट किया है? एंडोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म या हमारा स्किन? अब सोचिए हमारे शरीर का जो स्किन है, हमारे शरीर का स्किन तो सबसे बाहर में ही है। इसका मतलब ये बाहर है तो जर्म सेल्स के समय में भी ये बाहर का सेल ही रहा होगा। तो एक्टोडर्म का जो सेल है वही स्किन में कन्वर्ट करता है, हमारा बाल बनाता है, नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा दांत और हमारा जबड़ा जो सब बाहर से जो दिखता है, वो सब बनाता है एक्टोडर्म लेयर्स, आगे जाकर डेवलप कर। मेसोडर्म मतलब हमारा हड्डी और मांस स्किन के नीचे छुपा हुआ है। बीच वाला भाग कौन-सा हो गया? हमारा हड्डी हो गया, हमारा मांस हो गया, वो मेसोडर्म के जर्म लेयर से वो डेवलप करता है। और डर्मिस स्किन के जो एपिडर्मिस के नीचे वाला जो भाग होता है, उसको बोला जाता है डर्मिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी का जो भाग है, वो सब आपको मेसोडर्म लेयर से डेवलप करता है। इंडोडर्म से क्या होता है? इंडोडर्म मतलब एकदम अंदर का भाग, मतलब पेट के अंदर का लाइनिंग। हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर का लाइनिंग, ये सारी ये चीजें एकदम इंटरनल लाइनिंग है,
वो डेवलप करता है हमारा इंडो। अब देखिए, अब हम लोग को गैस्ट्रुलेशन ह्यूमन्स के केस में पढ़ना है कि ह्यूमन्स में गैस्ट्रुलेशन कैसे हो। ह्यूमन्स में गैस्ट्रुलेशन के लिए हमने आपको जब पढ़ा रहे थे आपको क्या बोलते हैं कि oogenesis जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था कि किस तरह से ये वाला जो प्रोसेस है, फर्टिलाइज़ेशन के स्टेप में ये डायग्राम पूरा डिटेल्स में बताया गया था, कि कैसे 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल, उसके बाद ब्लास्टोमेर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। और जब वो सेल हो जाता है, तो कैसे वो यूट्रस के पास आकर के इंटरैक्ट होने के लिए शुरू करता है। दिस इज़ योर ब्लास्टो या ट्रोफोब्लास्ट सेल, इसके अंदर में ब्लास्टोसील है ये वाला, और ये सब ब्लास्टोमियर्स है। यूटेरस से इंटरैक्ट करने के लिए आता है। इसलिए पहला स्टेज क्या है? ब्लास्टोसिस्ट रीचेस यूटेरस। ब्लास्टोसिस्ट जो है यूटेरस के पास सबसे पहले पहुंचता है। उसके बाद क्या करता है? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद वो यूटेरस में क्या करता है? इम्प्लांट होने का कोशिश करता है। इम्प्लांट मतलब क्या? अब वो हम ये सब चीज़ें आपको हम बता चुके हैं कि किस तरह से वो इम्प्लांट करता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है, उसका जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, वो कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जो यूटेरस के लेयर्स को ब्रेक करता है और धीरे-धीरे पूरा ट्रोफोब्लास्ट सेल यूटेरस के अंदर में इम्प्लांट हो जाता है। तो अभी इम्प्लांटेशन ही चल रहा है। इसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। जब वो इम्प्लांट हो जाता है, तो अब यहाँ से शुरू होता है कि देखिए, जैसे ही वो ट्रोफोब्लास्ट सेल अंदर की तरफ इम्प्लांट होता है, 4 अलग तरह के लेयर्स अगेन उसमें जो क्या बोलते हैं कि हमारा जो एक जो फर्टिलाइज़ होकर के अंदर की तरफ इम्प्लांट हुआ, उसके आउटर मेम्ब्रेन में 4 अलग लेयर्स का डेवलपमेंट होता है। बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन 10 से 11 दिन वहाँ फर्टिलाइजेशन के 10वां या 11वां दिन पे होता है, और गैस्ट्रुलेशन जो है फर्टिलाइजेशन के बाद 13वां दिन से गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसका मतलब उसमें एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म ये 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। उसके एडिशनल 4 और लेयर का फॉर्मेशन होता है। उसको बुलाया जाता है एमनियोन, कोरियोन, एलेंट्वाई और योक सैक। ये 4 अलग मतलब 3 एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म 3 तो लेयर ये था, और 4 एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमन्स के केस में जो 3 और 4 7 लेयर्स का फॉर्मेशन, और जो ह्यूमन्स के अलावा जो बाकी सब हैं, जो मेंढक वगैरह हम लोग जो देख रहे थे, उसमें सिर्फ एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म का स्पेस का उसमें फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें देखिए वही बात बता रहे थे हम, इसको आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, स्लाइड्स में मैंने सारा कुछ लिख दिया है और मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ हिंदी में, ताकि आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, और जब इसको पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जब चौथा स्टेज क्या है? गैस्ट्रुलेशन हैज प्रोड्यूस्ड अ 3 लेयर्ड एम्ब्रियो विथ 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियोन, कोरियोन, yolk sac एंड allantois। अब जब गैस्ट्रुलेशन बिगिन होता है, तो आपको पता है कि जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म ये उसी तरह से बनता है जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि कैसे एक्टोडर्म, इंडोडर्म इनवेजिनेट होकर के, इन्वॉल्यूट होकर के कैसे फॉर्मेशन करेगा, सेम उसका वही प्रोसेस। बट उसके साथ क्या है? एडिशनल 4 और लेयर्स का मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। उसको बुलाया था एमनियोन, कोरियोन, योक सैक एंड एलेंटोइस। और यही आगे जा करके किस तरह से क्या बनाता है, वो आपको आगे वाला डायग्राम्स में आपको पता चलेगा। तो देखिए, जो नेक्स्ट डायग्राम है, और ये जो चारों है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लिखा हुआ लास्ट लाइन में, द वाइटल ऑर्गन मेडिएट्स द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैस, नाइट्रोजनस वेस्ट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर। ये चारों जो है अलग जो मेम्ब्रेन बना, वही चारों मेम्ब्रेन फीटस और मदर के बीच में गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, ब्लड सप्लाई, नाइट्रोजनस वेस्ट वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है मदर से फीटस एंड फीटस से मदर। ओके, अब ये है हमारा डायग्राम की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियोन, कोरियोन, योक सैक एंड एलेंटोइस।
ये डायग्राम्स आपको देख के पता चल जाएगा क्लियरली कि कौन सा लेयर कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है। देखिए, ये जो एलन ये आपको एमनियोन, ये देखिए ये जो फीटस के चारों तरफ जो ये है कवरिंग उसको बोला जाता है एमनियोन। ये एम्ब्रियो हो गया। इसके ऊपर का जो सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग है उसको बोला जाता है एमनियोन। ये उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसका योक सैक। ये सब पूरा मेडिकल फिजियोलॉजी आपको सिलेबस में उतना नहीं दिया हुआ पढ़ने के लिए। फिर भी हम आपको एक जनरल व्यू दे रहे हैं ताकि आप उस चीज को समझ सकें कि कौन सा लेयर कहाँ क्या है। ये है एमनियोन के ऊपर वाला जो लेयर है उसको बोला जाता है कोरियोन। अब ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड आप लोग समझ रहे होंगे, जिससे जो फीटस है मदर के यूट्रस के साथ बाइंड रहता है और इसी के थ्रू उसको ब्लड सप्लाई होता है। मदर के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट और ब्लड फीटस को सप्लाई होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि बनना होता है आपको एलन ट्वाइस। तो ये डायग्राम्स आपको देख करके पता चला होगा कि किस तरह से कौन सा लेयर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ये था हमारा ओवरऑल प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अब इसमें से अगर आप लोग को कहीं कुछ प्रॉब्लम फंस रहा है तो आप लोग मुझसे क्यूरी कर सकते हैं। सारे लोगों को ये डायग्राम समझ में आया, पूरा स्लाइड्स? आप लोग इसको घर पे जाकर के जरूर पढ़िएगा बार बार, और इसके साथ बुक्स भी पढ़िएगा कैंपबेल बायोलॉजी का, ताकि आप लोग को और थॉरो आप लोग को पता चले। वैसे मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को काफी कम समय में काफी कम पढ़ करके आपको पूरा डिटेल समझ में आए। अगर आप मेरे स्लाइड्स को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और मेरे ऑडियो वीडियो को अगर आप सुनते हैं बार बार, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला स्लाइड है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि किसी का आवाज आ रहा है। ये जो स्लाइड है गैस्ट्रुलेशन इन ह्यूमंस में इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दिया हुआ है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो है इम्प्लांट होने का कोशिश कर रहा है यूट्रस के साथ, जब इम्प्लांट होने की कोशिश कर रहा है, इसके इस ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर वाले सेल्स को बुलाया जाता है हाइपोब्लास्ट, और जो अंदर का जो सारा सेल्स उसको बुलाया जाता है इपीब्लास्ट। तो डू नॉट बी कंफ्यूज कि कौन सा एपीब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट, तीनों अलग अलग है क्या? नहीं, ट्रोफोब्लास्ट सेल ही है, उसके बाहर वाला भाग को बुलाया जाता है हाइपोब्लास्ट, उसके अंदर वाला भाग को बुलाया जाता है इपीब्लास्ट। ठीक है। अब जो है इसमें कहीं से किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत? और इसमें आपको ह्यूमंस के केस में हमने आपको बता ही दिया कि 3 जर्म लेयर के अलावा भी इसके ऊपर 4 एडिशनल लेयर्स एमनियोन, कोरियोन, योक सैक एंड एलन ट्वाइस, 4 का आपको डेवलपमेंट। और ये डायग्राम से मैंने आपको समझा ही दिया है। तो किसी को कुछ क्यूरीज है तो बोलिए, अदरवाइज मैं आपका अटेंडेंस लूंगा। मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूं। और जो लोग भी मेरा क्लास जिसका छूट जाता है वो मेरे YouTube पे जो लिंक देते हैं उस पर जा करके उसको पढ़िए, उसको सुनिए। इसीलिए YouTube पे डाला जाता है ताकि जिसका छूट जाता है वो उसको फिर से सुन लेगा। चलिए, तो मैं आज का मीटिंग एंड करता हूँ, और किसी को दिक्कत होगा तो कॉल करके पूछिएगा। और आप लोगों का सपोर्ट भी हम चाहते हैं ताकि आप लोग लगातार हमको भी सपोर्ट कीजिए। और मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, सारा कुछ बना करके मटेरियल आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग स्लाइड्स के अच्छे से पढ़िएगा। और डू नॉट थिंक, अब इसके बाद भी ये नहीं सोचना है कि सर हमको चोरी चला है। स्लाइड से ही क्वेश्चंस आएगा, इसी से क्वेश्चन सेट होगा। और हालांकि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे भी दिया है, तो अब आप लोग को इससे ज्यादा सपोर्ट का उम्मीद मत कीजिएगा। आप लोग 10-10 स्लाइड जो बना करके दे रहे हैं, एटलीस्ट उसको एकदम रट जाइए, उसको एकदम बार बार सुन करके दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि आप उसको उससे जो भी क्वेश्चन आए आप उसको लिख पाए। जो भी डायग्राम्स उसमें दिया गया है, डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कीजिए घर पर बैठ कर।
जो भी डायग्राम है उसको हम कॉपी पे कैसे बना सकते हैं। ये नहीं कि बस देख लिया और एग्जाम के टाइम में डायग्राम याद ही नहीं आ रहा है, डायग्राम कैसे था। तो घर पर बैठे-बैठे आप लोग डायग्राम बनाने का भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए कि कौन-सा डायग्राम कैसे उसका स्केच होता है। डायग्राम भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। पता चला कि टेक्स्ट तो याद हो गया और डायग्राम याद ही नहीं आ रहा है। और बायोलॉजी में अगर आप जब तक डायग्राम नहीं बनाइएगा तब तक आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, नंबर कम मिला। कारण ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ लिखे होंगे, डायग्राम नहीं बनाए। तो बायोलॉजी के पेपर में आप लिखिए कम, डायग्राम बनाइए ज़्यादा। जितना सुंदर डायग्राम बनाइएगा, जितना कलर डायग्राम बनाइएगा, उतना अच्छा आपको नंबर मिलने का संभावना होगा। डायग्राम बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक पेंसिल लिए और जैसे मन तैसे वैसे खींच दिए और बोलिए कि सर डायग्राम तो बनाए। आप एक कलर पेन पेंसिल का यूज़ कीजिए और एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कीजिए अपने रूम पर। जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो ड्राइंग कीजिए। बहुत सारा स्लाइड्स मैंने अच्छे-अच्छे ड्राइंग दिया हुआ है, उसको आप घर पर बनाइए। और खुद से स्लाइड पढ़ के खुद से सोचिए कि इससे क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग चूँकि मास्टर में हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आप लोग को इतना जानकारी हो जाएगा कि इस स्लाइड से 10 पेज के स्लाइड से क्या-क्या क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, क्या-क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। जब हम आपको बोल रहे हैं कि स्लाइड से ही क्वेश्चन आएगा, तो इतना आपको खुद सोचना होगा कि स्लाइड से क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप खुद ही उसे क्वेश्चन बनाइए और उसी से अपना आंसर एक कंप्लीट करके रखिए। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मिलेंगे हम लोग फिर। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.